मित्रों नमस्कार। हमारे एस्ट्रोसोल कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके समक्ष कल वाले प्रकरण को ही, जो कल के एपिसोड में हमने दिया था राहु के संदर्भ में, उसकी सामान्य परिचय और उसकी गतिविधियां और उसके विशेष क्रियाकलाप के ऊपर, आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये दूसरा एपिसोड है। संभवतः इस बारे में हमें तीसरा एपिसोड बनाना भी पड़ जाए, क्योंकि राहु कहने को एक छाया ग्रह है, किंतु मित्रों इसकी अहमियत जन्म कुंडली में इसके प्रभाव के आधार पर किसी भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह से कम नहीं है, अपितु बढ़कर ही है कुछ मायने में। क्योंकि ये एक ऐसा ग्रह है जो ऐसे ग्रह को भी ढक लेता है जो और सब ग्रहों से उत्तम है और उनको अस्त कर देता है। मेरे कहने का भाव आप समझ गए होंगे। अर्थात सूर्य एक हमारी जन्म कुंडली में या हमारे सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह है जो आत्मकारक है, सारे ही ग्रहों का सरताज है, राजा है, और उसकी जद में या उसके समीप आने पर सभी ग्रह अस्त हो जाते हैं। किंतु एक राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है, कहने को छाया ग्रह है, किंतु ये सूर्य को भी अस्त कर देता, अर्थात ग्रहण लगा देता है। यह सूर्य को, चंद्र को ग्रहण लगा देता है, और इसके अलावा इसके पास या इसके समीप जो भी ग्रह बैठते हैं सभी को ये एक तरह से उनके प्रभाव को समाप्त कर देता है और उनमें दोष उत्पन्न कर देता है। तो मित्रों, इसी संदर्भ में हम राहु की इस चर्चा को आज फिर पुनः आगे बढ़ाने जा रहे हैं। मित्रों, राहु की ये चर्चा जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये हमारे व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ हमारे महर्षि ऋषियों के ग्रंथों पर आधारित है। उनके प्रसाद को ग्रहण करके, उनके ग्रंथों का अध्ययन करके ही हम जो भी बोल रहे हैं, कोई भिन्न मत हम प्रकट करने नहीं जा रहे हैं। ऋषियों में पाराशर, महर्षि पाराशर, वराहमिहिर, महर्षि भृगु, महर्षि गर्ग, बादरायण और कल्याण वर्मा जैसे विद्वान लोगों के आधार पर हम इस एपिसोड को बना रहे हैं। हमारा व्यक्तिगत कथन इसमें उतना नहीं है, हमारा निजी अनुभव भी इसमें है, लेकिन बेस जो है, जो मूल आधार है, वो उन ऋषि महर्षि और विद्वानों के ही आधार पर हम इसको बोल रहे हैं। यद्यपि बहुत से विद्वानों ने राहु को कोई ग्रह नहीं माना है और जन्म कुंडली में उन्हें स्थान देने से भी मना किया है, किंतु काफ़ी विद्वानों ने अपने अध्ययन, अपनी तपश्चर्या के पश्चात ये सिद्ध कर दिया है कि राहु के बगैर जन्म कुंडली में पूरा फलादेश कथन करना वो न्यायोचित नहीं है और वो सही नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें उससे छूट जाती हैं। तो मित्रों, राहु जो ग्रह है, जिसे हम छाया ग्रह कहते हैं, यह चंद्रमा और सूर्य के वृत्तों के संपातिक बिंदु पर जो ऊर्ध्व बिंदु है उसे हम राहु कहते हैं, और जो निचला भाग है उसे हम केतु कहते हैं। राहु और केतु एक धड़ होता है और एक पूंछ होती है। इस सर्प के आकार में इसको हम मानते हैं। जन्म कुंडली में यह है मुख्य रूप से पुराने ग्रंथों में इसकी चर्चा सिर्फ, चूँकि जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 ही भावों में 12 ही प्रकार का इसका नामकरण किया गया है कि जिस कुंडली में, कुंडली के जिस भाव में भी राहु बैठता है उसका एक नामकरण कर दिया जाता है। उससे 7वें भाव में यद्यपि केतु होता है, लेकिन उसी आधार पे कि जहाँ जहाँ राहु बैठता है इनका नामकरण किया गया है। ये 12 भाव, 12 बिंदु मित्रों इस प्रकार से होते हैं। ये जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ मित्रों, ये उस बात को आगे बढ़ाते हुए है कि राहु के द्वारा बनने वाले जो योग हैं, जिन्हें हम काल सर्प दोष या काल सर्प योग के नाम से जानते हैं। जन्म कुंडली में यदि सारे ग्रह राहु और केतु की साइकिल पहले घर में, अर्थात पहले घर में मान लीजिए राहु है
और 7वें घर में केतु है। और सारे ग्रह 7 खानों में, यानी कि पहले घर से लेकर 7वें घर तक ही सिमट के रह जाते हैं। और दूसरी तरफ केतु से राहु की साइड में कोई ग्रह नहीं बैठता है, सिर्फ एक ही साइड में ग्रह बैठे रहते हैं। तो इस दोष को जब राहु और केतु के अंतर्गत कोई भाव खाली ना हो, 7 के 7 भावों में कोई ना कोई ग्रह बैठा हुआ हो, तो इस योग को हम काल सर्प दोष के नाम से जानते हैं। यही दोष या योग 12 खानों में बनता है विभिन्न विभिन्न प्रकार से, और 12 ही इसके नाम रखे गए हैं। यूँ मोटे तौर पर यह जो दोष है वो 12 प्रकार का है, किंतु अन्यान्य मतों से और अन्यान्य कारणों से यह बहुत प्रकार का है। उस चर्चा को भी हम आगे बढ़ाएंगे। पहले मैं ये आवश्यक समझता हूँ कि इनके नामों से मैं आपको परिचित करा दूँ। यदि पहले घर में राहु है और 7वें घर में केतु है, आप इसे इसी प्रकार से लें कि उससे 7वें घर में केतु विराजमान रहेगा ही, तो मैं क्रमशः 12 के 12 नाम आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। पहले घर में बनने वाला जो काल सर्प दोष है उसे हम अनंत नाम से जानते हैं। दूसरा कुलिक, तीसरा वासुकी, चौथा शंखपाल, 5वां पद्म, 6ठा महापद्म, 7वां तक्षक, 8वां कर्कोटक और 9वां शंखचूड़, 10वां घातक, 11वां विषधर, 12वां शेष। इस प्रकार से मित्रों ये 12 प्रकार के काल सर्प योग मनुष्य की कुंडली में होते हैं। और जिस जिस भाव में राहु बैठा होता है उस भाव को विशेष प्रभावित करता है। यद्यपि इनकी जो दृष्टि में दोष है, जहाँ ये बैठते हैं ये पाप ग्रह हैं, वहाँ तो ये नुकसान करते ही हैं, किंतु जहाँ ये देखते हैं वहाँ भी अपनी दृष्टि से ये हानि करते हैं। ये कालसर्प दोष मुख्य रूप से इस आधार पर ही परिभाषित किया जाता है कि मान लीजिए पहले घर में बनने वाला जो अनंत नाम का जो कालसर्प योग है, ये मनुष्य को पहले घर के जो कारक हैं, यानी कि मनुष्य का पर्सनैलिटी है, उसका व्यक्तित्व है, उसका मन है, उसका तन है, उसकी आरोग्यता है, उसका व्यक्तित्व है, उसका यश है, आदि आदि, इन सब चीज़ों को यदि लग्न में बैठा हुआ है तो राहु पीड़ित करेगा, मनुष्य को बीमार कर देगा, उसको चिंता में डाल देगा, उसके मन को क्लांत रखेगा, उसको अपयश दिलाएगा, उसे ऐसे ऐसे कर्म कराएगा जो उसे नहीं करने चाहिए। मान लीजिए मतलब पहले घर के जो भी कारक मनुष्य के होते हैं उन सब को वो दूषित कर देगा और उस तरह से प्रभावित करके अपने काल सर्प नामक दोष को प्रकट करेगा। इस प्रकार से मित्रों जो भी जिस भी भाव में ये बैठेंगे, मान लीजिए दूसरे भाव में बैठते हैं, वो धन स्थान कहलाता है, वो कुटुंब स्थान है, वो परिवार स्थान है, तो काल सर्प दोष यदि उस घर में बनता है, यदि दूसरे घर में बनता है तो कुटुंब में, उसके भरण पोषण में, उसके धन में, उसके संबंधों में, माता पिता बहन भाई सभी परिवार में सभी लोग आते हैं, सभी के संबंधों में वाणी दोष उत्पन्न करेगा, उन्हें आपस में लड़ाएगा, झगड़ाएगा, कलह रखेगा, परिवार में धन हानि करेगा। तो इस प्रकार से दूसरे घर के कारकों को संभवतः वो प्रभावित करेगा और उनमें हानि करेगा, आरोग्यता भी नष्ट करेगा, यानी कि रोगों से ग्रसित भी करेगा परिवार के लोगों को। इस प्रकार से तीसरा भाव सहोदर का होता है, पराक्रम का होता है, मित्रों का होता है, छोटे बहन भाइयों का होता है, उसके कारकों को प्रभावित करेगा। चौथे घर में भूमि भुवन मकान वाहन सुख माता आदि और परिवार और समाज में जो अवमानना है, जो उनके कारक हैं, उनमें नुकसान करेगा। इसी प्रकार से मित्रों 12 के 12 भाव उनके कारकों को दूषित करके मनुष्य को क्लांत करता है, पीड़ित करता है और इस प्रकार से परेशान कर देता है कि मनुष्य कई बार इतना परेशान हो जाता है कि वो अपने मन में आत्महत्या तक की विचारों को
संग्रहित करने लगता है और कई बार मनुष्य ऐसे कर्म कर गुजरता है। ये बहुत पीड़ादायक योग होते हैं जो राहु और केतु से बनने वाले जो काल सर्प दोष है, ये मनुष्य को बहुत तरह से परेशान करते हैं। मुख्य रूप से तन, मन, धन, संतान, पत्नी, माता पिता आदि जो मुख्य मनुष्य के जीवन के धरोहर हैं, इन सब से ही मनुष्य को पीड़ित कर देता है, क्लांत कर देता है। उसे इतना भी धन उपलब्ध नहीं होता है कि वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसी स्थिति में मनुष्य का मन, मनुष्य की आत्मा चीत्कार कर उठती है। तो ये सिर्फ 12 प्रकार के योग हैं जिन्हें पुराने ऋषियों ने या पुराने विद्वानों ने ग्रंथों में वर्णित किया है और उनका नामकरण किया है। किंतु मित्रों, ये अन्य प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। यथा यदि पहले घर में राहु बैठा है और वो मेष राशि में है, तो वो मेष राशि के जो भी कारक हैं उनको प्रभावित करते हुए उसे परिभाषित किया जाएगा। यदि प्रथम भाव में दूसरी राशि है, वृष राशि है, या तीसरी राशि मिथुन राशि है, या चौथी राशि कर्क राशि है, मतलब 12 की 12 राशियों में भिन्न भिन्न प्रकार से वो फलादेश वहाँ बदल जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे भाव में भी अलग अलग राशियों में अलग अलग प्रभाव भी उत्पन्न करेगा। ऐसे 12 के 12 भावों में अलग अलग राशियों के साथ में प्रभाव उत्पन्न करके इसकी गिनती 12 × 12 बराबर 144 के करीब बैठ जाती है। और यही 144 जो है दूसरे विभिन्न प्रकार से नक्षत्रों से कहिए, या कि केतु राहु और केतु से बना है और फिर केतु और राहु से बनेगा, तो वो जाके दुगने हो जाते हैं। अर्थात ये 288 प्रकार के योगों का वर्णन भी कहीं कहीं विद्वानों ने किया है कि ये काल सर्प दोष जो है 288 प्रकार से बनता है और जातक को परेशान करता है। ये अकेला योग ऐसा है कि मनुष्य को अगर उसकी कुंडली में बैठ जाए तो कहीं भी किसी भी प्रकार से शांति नहीं लेने देता है और किसी न किसी रूप में उसे पीड़ित करता ही रहता है। मित्रों, ये जो योग है इसके साथ साथ राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे सिर्फ, मैंने कल के एपिसोड में भी शायद चर्चा की थी कि, और खाली राहु ही नहीं, बाकी पाप ग्रह भी ऐसे होते हैं जिनके लिए सिर्फ तीसरा, छठा और 11वां, ये 3 भाव ऐसे होते हैं कि इनमें बैठा हुआ राहु उतनी हानि नहीं करता है। राहु क्या, कोई भी पाप ग्रह यदि तीसरे, छठे और 11वें में बैठता है तो हानि नहीं करता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा गया है। तो लेकिन इसके अलावा कोई भी योग या इनकी स्थिति या इनकी उपस्थिति जातक को सब घरों में परेशान करती है, सिर्फ इन 3 घरों को छोड़ के। तो मित्रों, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, क्या सावधानी बरती जाए? क्या मात्र यही ऐसे योग हैं जिनके कारण जातक परेशान रहता है? काल सर्प दोष के अलावा भी क्या राहु और केतु की स्थिति किसी और अन्य प्रकार से भी जातक को परेशान करती है? हाँ, ग्रंथों में उन स्थितियों का भी वर्णन किया गया है। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष नहीं है और राहु शुभ ग्रहों के साथ या अशुभ ग्रहों के साथ युति बनाकर बैठता है, 2 ग्रहों से, 3 ग्रहों से या 4 ग्रहों से, तो वो युतियां भी, राहु के साथ बनाई गई कोई भी युति मनुष्य के लिए शुभ कारक नहीं है, किसी न किसी रूप में वो हानिकारक होती है। गुरु के साथ बनती है तो गुरु चांडाल योग कहलाता है, और शनि के साथ बनती है तो आप समझ लीजिए कि वो भी बड़ा नुकसान और हानि करती है। चंद्र ग्रहण चंद्रमा के साथ बन जाता है, सूर्य के साथ में सूर्य ग्रहण बन जाता है। इसी प्रकार से शनि के साथ में कुछ लोग उसे आप समझ लीजिए कि कहते हैं, एक योग का मैंने जिक्र किया था पिछले एपिसोड में, गिरगिट योग, शनि के साथ गिरगिट योग बन जाता है। ऐसे सभी ग्रहों के साथ यदि युतियां में ये बैठते हैं तो जो भी योग बनते हैं उनके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। उन स्थानों पर और उनके कारकों को और उनकी दृष्टिपात करने वाले स्थानों पर सभी जगह ये
बुरी तरह से हानि करते हैं, मनुष्य को पीड़ित करते हैं। बुरे ग्रहों के साथ यानी कि पापी ग्रहों के साथ बैठ के और शुभ ग्रहों के साथ बैठ के, दोनों ही स्थितियों में राहु की युति, चाहे वो 2 ग्रहों के साथ हो चाहे 3 ग्रहों के साथ हो, किसी भी प्रकार से शुभ नहीं कही गई है। इन स्थितियों में जातक को ये परेशान करते ही हैं। और यदि यही युति काल सर्प दोष के साथ साथ बनती हों जन्म कुंडली में, तो आप समझ लीजिए कि एक कहावत है कि एक करेला कड़वा ऊपर से नीम चढ़ा। तो ये जो राहु महाराज हैं, ये उस समय जातक की स्थिति बिल्कुल ही ऐसी कर देते हैं कि मनुष्य को कहना चाहिए कि सांस आना भी मुश्किल हो जाए। कि एक तो जूझ रहा है अपने हालात से, अपनी स्थिति से, अपने मुसीबतों से, कभी बीमार है, कभी पैसे से परेशान है, कभी संबंधों से परेशान है, कभी वाणी दोष से परेशान है, कभी संतान से परेशान है, भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों से वो जूझ रहा है काल सर्प दोष के कारण। किंतु तभी जन्म कुंडली में राहु की किसी पाप ग्रह के साथ कोई ऐसी युति हो, शनि के साथ हो, मंगल के साथ हो, सूर्य के साथ हो, कोई ऐसी युति भी साथ में बन जाए जन्म कुंडली में, तो उस समय ये स्थिति और भी ज़्यादा घातक, और भी ज़्यादा परेशान करने वाली होती है। तो मित्रों, क्या शास्त्रों में राहु को हर तरह से पापदायक, नुकसानदायक ही करने वाला बताया गया है? क्या इसकी कोई शुभता इसमें है ही नहीं? क्या ये कोई लाभ कराने वाला योग इसमें बनता ही नहीं? क्या ऐसा संभव है? हाँ मित्रों, ऐसा ही है, किंतु कुछ अंशों में हम कह सकते हैं कि 20 या 30% कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं जन्म कुंडली में जिनके बारे में शास्त्र ने ये लिखा है कि इन स्थितियों के उपस्थित होने से राहु के दोषों में अथवा काल सर्प दोष की स्थिति में फर्क पड़ जाता है। वो क्या स्थितियां हैं और कैसे? वो स्थिति ये हैं कि मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है और वह व्यक्ति, उसी की जन्म कुंडली में कोई ऐसा योग भी बना हुआ है जिन्हें हम शुभ योग मानते हैं। मान लीजिए गज केसरी योग बना हुआ है, चंद्रमा और बृहस्पति इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, या कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में, स्वराशि में, किसी शुभ घर में, केंद्र में या त्रिकोण में बैठ गया है, या कि आप समझ लीजिए कि पंच महापुरुष योगों में से कोई योग बन गया है, शनि के द्वारा, बुध के द्वारा, मंगल के द्वारा, चंद्रमा के द्वारा, गुरु के द्वारा, केंद्र या त्रिकोण में कोई शुभ योग बनने पर, यथा पंच महापुरुष योग है जैसे, ऐसा कोई योग बनने पर यदि जन्म कुंडली में बनता है तो काल सर्प दोष के प्रभाव में निश्चित तौर पे कमी बताई गई है कि कहीं कहीं तो लिखा गया कि वो समाप्त हो जाता है। यदि पंच महापुरुष योग भी जन्म कुंडली में है, यदि कोई शुभ युति जन्म कुंडली में है, केंद्र में या त्रिकोण में, और काल सर्प दोष भी है, तो यहाँ काल सर्प दोष को बताया गया कि उसका प्रभाव निष्प्रभाव हो जाता है और वो पूर्णतः नष्ट माना जाता है, कि उस कुंडली को में काल सर्प दोष को नहीं गिना जाता है। किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि पूर्णतः नष्ट नहीं होता है, किंतु उसका असर कम जरूर हो जाता है। यदि शुभ युतियां केंद्रीय त्रिकोण में जन्म कुंडली में बनी हुई हैं तो काल सर्प दोष का प्रभाव एक प्रकार से नष्ट हो जाता है। एक बात। नंबर 2 जो स्थिति बताई गई है वो ये बताई गई कि मान लीजिए तीसरे, छठे या 11वें भाव से किसी काल सर्प योग का निर्माण होता है, तो उस स्थिति में चूंकि राहु एक राशि में 18 माह रहते हैं और इनकी वक्र गति होती है, उल्टे चलते हैं, ये जहां से चलते हैं वही लौट कर आने में
विपरीत गति से लौट कर आने में, यानी कि वक्र गति से लौट के आने में इनको 18 महीने के हिसाब से 12 राशियों में 18 साल लग जाते हैं। तो जहाँ ये बैठे हुए हैं, 18 साल बाद गोचर में जब राहु उसी राशि से, उसी जगह से गुजरते हैं, तो ये अपना शुभ प्रभाव प्रकट करते हैं और मनुष्य को बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। ऐसा भी शास्त्रों में वर्णन है और लोगों ने ऐसे उदाहरण भी पेश किए हैं, प्रस्तुत किए हैं कि ऐसे उदाहरण भी बहुत सारे हैं समाज में, जब ऐसे लोगों को लाभ हुआ है, जबकि वो गोचर में उसी जगह से पास हुआ है। ये जो स्थिति है, ये कालसर्प दोष की स्थिति होने के बावजूद भी ये प्रभाव कभी कभी व्यक्ति को मिलता है और उसको अच्छा प्रभाव मिलता है। अच्छा भाव में, अच्छी स्थिति में बैठे होने पर ये जो राहु की स्थिति है 18 साल बाद मनुष्य को अच्छी स्थिति में पहुंचा देता है। नंबर तीन ये होता है कि ये वक्र गति से चलते हुए जो 7 खाने हैं जिनमें ग्रह बैठे हुए हैं, यदि केतु पहले भाव में है और राहु 7वें भाव में है और बाकी सारे ग्रह पहले भाव से लेकर 7वें घर तक बैठे हुए हैं, 6ठे घर तक बैठे हुए हैं, 7वें में तो राहु खुद ही है, तो जब ये वक्र गति से चलेंगे तो एक एक घर को 18-18 महीने में पार करते हुए जब ये पार कर लेंगे, यानी कि जब इनकी स्थिति ये होगी कि ये पहले भाव में होंगे और केतु 7वें भाव में आ जाएगा, उसके बाद में फिर जो अगली यानी कि 8वें भाव से लेके और 12वें भाव तक जो ये जो स्पेस है, ये जो स्थिति है, इसमें जब ये गति करेंगे तो उस स्थिति में चूंकि जितना मनुष्य को भोगना है, जितनी परेशानियों से उसे लड़ना है, वो इस बीच में लड़ चुका है। लेकिन इसके बाद में जब वो जहाँ ग्रह बैठे हुए नहीं है, जब उस तरफ की साइकिल वक्र गति से ये पूरी करेंगे तो उस समय काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो क्षीण हो जाएगा या वो नहीं रहेगा, या मनुष्य को उस समय उसके जन्म कुंडली के अंदर जो और योग बनकर बैठे हुए हैं या और ग्रह बैठे हुए हैं अपने शुभ घरों में शुभ प्रभाव लिए हुए, उनके प्रभाव उसे मिलने शुरू हो जाएंगे, यानी कि जीवन का जो भी शेष भाग बचा हुआ है उसमें वो सुखपूर्वक जीवन यापन कर पाएगा। तो मित्रों, ये राहु के द्वारा बने हुए जो कालसर्प दोष हैं उनके बारे में मैंने आपको बताने का भरसक प्रयास किया। इसी बारे में मैं एक चर्चा और आपके सामने करना चाहूँगा कि ये कालसर्प योग या दोष जो भी कहें, विद्वान दोनों नामों से इनको पुकारते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे राहु के कारण कह लीजिए या पाप ग्रहों के कारण जन्म कुंडली के अंदर ऐसे भी योग बनते हैं जिनका जिक्र करना यहाँ आवश्यक है, जिनसे पीड़ित होके भी लोग बहुत ज़्यादा अपनी स्थिति से लड़ाई लड़ते हैं और बहुत परेशान रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं कि कोई उपाय, कोई रास्ता, प्रभु की शरण में जाते हैं, कभी विद्वानों की शरण में जाते हैं, कोई ना कोई रास्ता हमें मिल जाए तो हम अपनी इस स्थिति से निजात पा जाएं। वो क्या है? वह मित्रों, मान लीजिए राहु 5वें भाव में बैठे हुए हैं, चाहे वो कालसर्प योग के कारण बैठे हैं, चाहे वो सामान्य स्थिति में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पंचम भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और पंचमेश की स्थिति 6ठे 8वें 12वें में हो और पंचमेश पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव भी हो, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य संतान के लिए परेशान रहता है। विद्या, बुद्धि, वाणी, ज्ञान ये तो उसके प्रभावित होते ही हैं, किंतु जो सबसे बड़ा कष्ट है उसे वो संतान का कष्ट होता है। वो बहुत प्रयास करता है लेकिन संतान प्राप्ति में उसे बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से बनने वाला योग, या 9वें भाव में सूर्य और राहु की युति होकर बैठ जाए तो इसे पितृदोष के नाम से बहुत से लोग जानते हैं, ये पितृदोष हो गया। तो ऐसे ही सभी भावों में पाप ग्रहों की युतियों के द्वारा जो योग बनते हैं या जो उन्हें भी दोष के नाम से
पितृदोष, भ्रातृदोष, मातृदोष, यानी चौथे घर में बैठा हुआ है तो मातृदोष, ऋषि दोष, ब्राह्मण दोष, इस प्रकार से बहुत प्रकार के अलग अलग घरों में जो है युतियों के कारण जो है जो दोष उत्पन्न होते हैं, उनके नाम से भी इन दोषों को कहा गया है। तो इन दोषों के भी जो प्रभाव हैं वो किसी कालसर्प दोष या किसी अन्य पाप ग्रह के द्वारा बने हुए योगों से कम नहीं होते हैं, अपितु मनुष्य को बहुत परेशान और बहुत व्यथित, बहुत क्लांत करके रख देते हैं। तो क्या किया जाए मित्रों, इस विषय में कालसर्प दोष या कालसर्प योग और इनसे उत्पन्न हुए प्रभाव और पाप ग्रहों के द्वारा बने हुए दोष, पितृदोष आदि, इनके निराकरण के संदर्भ में क्या किया जाए कि हम क्या शांत होकर बैठ जाएं, क्या हम कोई उपाय न करें, क्या कोई उद्यम न करें, क्या करें आखिर कि हम इनसे बाहर आ जाएं। इस संदर्भ में मित्रों हम अपना तीसरा एपिसोड कल आपके सामने रखेंगे, क्योंकि वीडियो शायद पहले से ही बहुत बड़ा हो गया है और अब हम और अधिक नहीं से बढ़ाना चाहते हैं। तो आज के लिए आपके समक्ष मैं समझता हूँ इतना ही पर्याप्त है। अब हम उपाय से संबंधित इन स्थितियों से बाहर निकलने के संदर्भ में कल का एपिसोड आपके समक्ष रखेंगे। उसमें हम सभी प्रकार की परेशानियों के निराकरण के लिए जो मनुष्य के कर्म और मनुष्य के जो ज्ञान, ध्यान और वैदिक उपायों के संदर्भ में सभी प्रकार से जो भी संभव होगा उपाय बताने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? संभवतः आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। कुछ कमी रह गई है तो हमारा मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा लगा है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।